नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। हमने पिछले वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि पाचन तंत्र में 5 क्रियाएं होती हैं। 5 क्रियाओं में पूर्ण होता है। पहली अंतर्ग्रहण, दूसरी पाचन और तीसरी अवशोषण और चौथी हमारी स्वांगीकरण। नीचे वाली दबा में ठीक पढ़ते हैं जिह्वा। जीभ की जो संरचना होती है वो मांसपेशियों की एक संरचना होती है। जीभ होती है मांसपेशियों की संरचना, वो हड्डियों की संरचना नहीं होती है, वो मांसपेशियों की संरचना होती है। जिह्वा मांसपेशियों की रचना होती है। देखिए दोस्तों, जीभ के बहुत सारे कार्य हैं, उनको पढ़ते हैं। जिह्वा के कार्य, अनेक प्रकार के कार्य करती है। इसका पहला कार्य है खाने को मिक्स करती है। हम जो भी खाना खाते हैं उसको मिक्स करती है। मिक्स करना। इसका दूसरा कार्य है, यह हमारे खाने में लार मिलाने का कार्य करती है। लार और इसका तीसरा कार्य है, यह हमें बोलने में मदद करती है। बोलने में मदद। और इसका चौथा व सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यह स्वाद का एहसास कराती है कि हम कोई भी चीज़ खाते हो उसका स्वाद का एहसास कराती है। स्वाद का एहसास कराती है। ये हो गए जीभ के कार्य। खाने को मिक्स करना, लार को मिलाना, बोलने में मदद करना और स्वाद का एहसास करना, ये सभी जीभ के कार्य हैं। अब बात करते हैं हम जीभ में स्वाद कलिकाओं की। ये जीभ में दाने के समान होती हैं, इन सभी को स्वाद कलिकाएं कहते हैं। स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स, इंग्लिश में इनको टेस्ट बड्स कहते हैं। ये भी सबसे अंदरी साइड, ये हमें कड़वेपन का एहसास कराती हैं। स्वाद कलिकाएं कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसके कड़वेपन का एहसास कराते हैं। ये दोनों साइड आजू बाजू ये जो कलिकाएं होती हैं, ये खट्टेपन का एहसास कराती हैं, खट्टे का। और ये सब में शुरू में होती हैं, प्रारंभ में होती हैं, ये हमें मीठेपन का या मिठास का मीठेपन का एहसास कराती हैं। स्वाद कलिकाएं जीभ में सबसे अंदरी साइड कड़वेपन का एहसास कराती हैं और ये जीभ के आजू बाजू या साइड में खट्टेपन का एहसास कराती हैं और जो
प्रारंभ में जो कलिकाएं होती हैं वो मीठेपन का एहसास कराती हैं। ये हो गई हमारी स्वाद कलिकाएं जीभ में। अब बात करते हैं हम लार ग्रंथियों की। अंतर्ग्रहण में पहले थे दांत, फिर थे जिह्वा और अब है आखिरी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। देखिए दोस्तों, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी में होती हैं। ये कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहली है हमारी पैराटिड, पैराटिड, पैराटिड। पैराटिड। ये ग्रंथियां हमारे कान के निचले हिस्से में पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं, और उनमें एक रोग होता है मम्स, जिसे हम गलसुआ रोग कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि गलसुआ रोग किस ग्रंथि में होता है, तो उस ग्रंथि का नाम है पैराटिड। अब हमारी दूसरी ग्रंथि है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्रंथि। ये दोस्तों जबान के नीचे उपस्थित होती है, जबान के नीचे। और तीसरी हमारी ग्रंथि है सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी। ये हमारी तीसरी ग्रंथि है सब मैक्सिलरी। ये निचले जबड़े में उपस्थित होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? निचले जबड़े। ये हो गई हमारी ग्रंथियां, 3 जोड़ी होती हैं, पैराटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। पैराटिड में ये हमारे कानों के नीचे उपस्थित होती है, और सबलिंगुअल ये हमारे जबान के नीचे, और सब मैक्सिलरी ये हमारे निचले जबड़े में उपस्थित होती हैं। अब बात करते हैं हम लार के पीएच मान की, कि लार का पीएच मान कितना होता है व इसकी प्रकृति। लार का पीएच मान, लार का पीएच मान 6.8 होता है, 6.8। अतः इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। ये हो गई हमारी लार का पीएच मान 6.8, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब बात करते हैं हम इस लार के कार्य की, कि लार कौन कौन से कार्य करती है। लार के निम्न कार्य हैं। लार के कार्य, देखिए दोस्तों, लार विभिन्न कार्य करती है। सबसे पहले है खाने को नम बनाती है, मुंह को साफ रखती है और बोलने में मदद करती है, तथा इसमें एक औषधीय गुण पाया जाता है जो हमें बीमार होने से रोकती है। पहला कार्य है इसका खाने को नम बनाना। दूसरा कार्य है दोस्तों इसका मुंह को साफ रखना।
हमारी लार ग्रंथियां मुंह को साफ रखती हैं। और तीसरा कार्य है बोलने में मदद करती हैं। चौथा कार्य है, इनमें एक औषधीय गुण पाया जाता है जो हमें बीमार होने से रोकती हैं। औषधीय गुण उपस्थित, औषधीय गुण उपस्थित अर्थात इनमें एक ऐसा औषधीय गुण होता है जो हमें हानिकारक जीवाणुओं व बीमार होने से रोकती हैं। ये हो गए हमारे लार के कार्य। खाने को नम बनाना, मुंह को साफ रखना, बोलने में मदद करना, और इनमें एक औषधीय गुण होता है जो हमें बीमार होने से रोकती हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लार में एक एंजाइम उपस्थित होता है। इस पर एक प्रश्न आता है, लार में उपस्थित एक एंजाइम का नाम बताइए। लार में उपस्थित एंजाइम का नाम, इसका नाम होता है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों टाइलिन। लार में उपस्थित एंजाइम का नाम है टाइलिन। एक इसका कार्य है कि यह स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। स्टार्च को शर्करा में बदलना, स्टार्च को शर्करा में बदलना लार के कार्य हो गए। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन, जिसका मुख्य कार्य है स्टार्च को शर्करा या माल्टोज, जो शर्करा का एक रूप है, उसमें बदलना। ये हो गए हमारी लार ग्रंथियां। अंतःग्रह में दांत, जिह्वा व लार ग्रंथियां, तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम फिर से पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का हम संपूर्ण चित्र बनाते हैं। ये बन गया हमारा पाचन तंत्र का संरचना का चित्र। यहाँ पर होता है दोस्तों मुख गुहा, मुख गुहा जिसके बारे में अभी हमने पढ़ लिया है। मुख गुहा। और ये नली होती है ग्रसनी। ग्रसनी। और फिर उसके बाद होती है यहाँ पर एक ग्रास नली। ग्रास नली। फिर इसके बाद यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। यहाँ पर यकृत होता है, यकृत, लीवर। और ये हमारा आमाशय होता है, आमाशय। और ये हमारा अग्नाशय। अग्नाशय होता है। ये हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत। और ये होती है छोटी आंत, छोटी आंत। देखिए दोस्तों, पर क्या होता है कि खाना हम मुंह में रखते हैं, मतलब मुख गुहा, मुख गुहा से जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली से होता हुआ सीधा आमाशय में जाता है, यकृत में नहीं जाता है। आमाशय से सीधा वो छोटी आंत में जाता है, अग्नाशय में नहीं जाता है। और छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। वहाँ पर छोटी आंत जो भी आवश्यक तत्व होते हैं उनका रक्त में, छोटी आंत से रक्त में मिल जाते हैं। और उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के बाद
जो अपचित बचा हुआ खाना वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र का चित्र। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। एक स्टेप बताते हैं कि जिसमें खाना कहाँ कहाँ से होता हुआ जाता है। पहले जाता है मुख में, मतलब मुख गुहा। मुख गुहा से जाता है ग्रसनी में, और ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में, ग्रास नली में, और ग्रास नली से सीधा आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत, और छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत से सीधा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये हो गया कि भोजन पहले जाता है मुख गुहा में, फिर जाता है ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, और ग्रास नली से आमाशय से, और आमाशय से सीधा छोटी आंत में, और छोटी आंत से सीधा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद अपचित भोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं हम पाचन तंत्र में कि कौन कौन से अंग इसमें सम्मिलित होते हैं। पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र में उन अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो भोजन को निगलने, पचने में सहायक होते हैं तथा अपच्य भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और इनमें कई विभिन्न सहायक ग्रंथियों का भी समावेश होता है। इसकी परिभाषा क्या है? मानव के पाचन तंत्र उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो हमारे भोजन निगलने, चबाने व पचने मानव के पाचन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो हमारे भोजन को निगलने, चबाने व पचाने में सहायता करते हैं। इनमें विभिन्न सहायक ग्रंथियां भी सम्मिलित होती हैं। अर्थात कि मानव के पाचन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो कि हम जो खाना खाते हैं उसको चबाने, निगलने व पचाने में सहायक करती हैं।
इनमें विभिन्न सहायक ग्रंथियां भी सम्मिलित होती हैं और पचाने के बाद जो भी अपचा व अर्थात जिसको हमारा शरीर नहीं पचा सकता, जो भी अपचा भोजन होता है उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। जो भी अपचा भोजन होता है उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ये हो गई हमारे पाचन तंत्र की परिभाषा कि मानव के पाचन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है कि जो कि हमारे भोजन को चबाने, निगलने व पचाने में मदद करते हैं तथा अपचित व अपचा भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, तथा इनमें उन सभी विभिन्न सहायक ग्रंथियों को भी सम्मिलित किया जाता है जो कि हमारे भोजन को पचने व निगलने में सहायक होती हैं। अब बात करते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था कि पाचन की क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है अंतर्ग्रहण, फिर होता है पाचन अवशोषण, और चौथा है सौंगीकरण, और पांचवा होता है बहिर्क्षेपण। तो अब उनकी छोटी छोटी सी परिभाषाएं हम देखते हैं। अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण में उसकी परिभाषा क्या है? भोजन को मुंह में रखने की क्रिया। इसमें क्या होता है? भोजन को मुंह में रखने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण कहलाती है। इसके बारे में हम पूर्व पढ़ चुके हैं, केवल हम इसकी परिभाषा समझते हैं कि भोजन को मुंह में रखने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। और दूसरी हमारी क्रिया है पाचन। पाचन में क्या होता है दोस्तों? जो हमारे बड़े बड़े अणु होते हैं वो छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। पाचन दूसरी क्रिया होती है पाचन। पाचन एक अपचय क्रिया है। पाचन एक अपचय क्रिया है। यह बड़े अणुओं या जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे, मतलब जो हमारे शरीर के पचाने योग्य हों, अणुओं को छोटे अणुओं में बदला जाता है। पाचन की परिभाषा है, पाचन एक अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदला जाता है। अब बात करते हैं हम अवशोषण की। तीसरा पॉइंट हमारा अवशोषण, उसकी भी छोटी सी परिभाषा है। अवशोषण पाचन के बाद छोटे अणु
छोटे अणु हमारी छोटी आंत में जाते हैं वहाँ पर जो भी हमारे पोषक तत्व व अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ होते हैं वो रक्त में मिल जाते हैं। वहाँ पर ये अणु हमारे रक्त में मिल जाते हैं। पाचन के बाद छोटे अणु हमारी छोटी आंत में जाते हैं और वहाँ से रक्त में मिल जाते हैं और छोटी आंत के भीतरी सतह पर लाखों की संख्या में उंगलियों के समान प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। ये अवशोषण के लिए बड़ी सतह प्रदान करते हैं और पचा हुआ भोजन हमारे रक्त में मिल जाता है। ये है अवशोषण की परिभाषा। अब बात करते हैं हम स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो भी हमारे रक्त पचाए हुए और घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है और यह कोशिका के रूप में समावेशित हो जाता है। मतलब कि सबसे पहले यह पचाए हुआ घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, वहाँ पर कोशिका के रूप में समावेशित हो जाता है और शरीर की कोशिका समावेशित भोजन का प्रयोग शरीर के विकास, मरम्मत व ऊर्जा प्रदान करने में करती हैं। स्वांगीकरण रक्त पचाए हुए भोजन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। वहाँ पर कोशिका के रूप में समावेशित हो जाता है और हमारा शरीर समावेशित भोजन और हमारा शरीर समावेशित भोजन का प्रयोग शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, शरीर को ऊर्जा, विकास व शरीर की
मरम्मत करने में करता है। ये हो गई हमारे स्वर्गीकरण की परिभाषा। अब लास्ट बची हमारी बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण में क्या होता है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जो हमारे शरीर द्वारा पचाया नहीं जा सकता उसको बाहर निकाला जाता है। उसी को रक्त मल त्याग वह बहिर्क्षेपण की क्रिया कहते हैं। बहिर्क्षेपण हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जो हमारे शरीर द्वारा नहीं पचता है, या अपचित भोजन, अपचित भोजन को बाहर निकालने की क्रिया मल त्याग या बहिर्क्षेपण कहलाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जो हमारे शरीर द्वारा नहीं पचता है या अपचित भोजन को बाहर निकालने की क्रिया मल त्याग कहलाती है। अब बात करते हैं हम पाचन तंत्र की कि पाचन तंत्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। मेन रूप से पाचन तंत्र आहार नाल और पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल में क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहले आहार नाल मतलब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। ये हो गया हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किन किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? पहला है हमारा आहार नाल और दूसरा होती है हमारी पाचन ग्रंथियाँ। अब आहार नाल में क्या क्या होता है? सबसे पहले होती है मुख गुहा। सबसे पहले होती है मुख गुहा, फिर उसके बाद होती है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। और हमारी पाचन ग्रंथियों में क्या क्या है? पहले आता है ग्रंथियां, उसके बाद यकृत और यकृत के बाद आता है अग्नाशय। पाचन तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में मुख गुहा, ग्रस नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और पाचन ग्रंथियों में ग्रंथियां, यकृत व अग्नाशय आदि अंग होते हैं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।